नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के बारे में कहा है कि यह सरकार अब जल्द ही गिर जाएगी। आपको बता दूं, ऐसा बयान अब से कुछ ही दिनों पहले लालू प्रसाद यादव ने भी दिया था और उन्होंने कहा था, बल्कि अगस्त में उन्होंने डेट भी बता दी कि अगस्त के बाद यह सरकार गिर जाएगी। इसी तरह की बयानबाजी इंडी गठबंधन के हर दल लगभग करते आ रहे हैं जब से मोदी सरकार का गठन हुआ है। असल में ये जो इंडी गठबंधन है, ये एक नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं कि ये जो देश की सरकार है ये कमजोर सरकार है और ये सरकार किसी भी दिन गिर सकती है। तो इससे आखिरकार फायदा क्या है? क्या मोदी सरकार वास्तव में, जैसा लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं, जैसा ममता बनर्जी दावा कर रही हैं, क्या मोदी सरकार वास्तव में ही गिर सकती है? तो देखिए, भविष्य तो कोई नहीं बता सकता, कोई भविष्यवक्ता ही हो वो ये बता सकता है कि कल क्या होगा। लेकिन आज के जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को यदि देखें तो मोदी सरकार पर, एनडीए पर जो बहुमत का आंकड़ा है उससे लगभग 20 सांसदों की संख्या उनके पास ज्यादा है। अब इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि साहब ये वापस हो जाएगा, वो वापस हो जाएगा, तो कांग्रेस की सरकार जब चली थी वो तो भारतीय जनता पार्टी के पास 240 तो हैं। ऐसी कांग्रेस के कार्यकाल में कई गठबंधन की सरकार चली, यूपीए 1, यूपीए 2, जहां कांग्रेस के पास 240 से भी कम संख्या थी। उसके बावजूद भी वो गठबंधन करके सरकार को 5 साल चलाने में कामयाब रही। तो मोदी जी एनडीए की सरकार कामयाब रूप से 5 साल क्यों नहीं चला पाएंगे? अपने आप में एक सवाल है। तब फिर ये जो ममता बनर्जी का दावा है, फिर ये दावे के पीछे का राज क्या है? क्या ममता बनर्जी के अंदर इतनी ताकत है कि वो इस सरकार को गिरा सकती है? ममता बनर्जी हाल ही में जो अंबानी है, मुकेश अंबानी, उनके बेटे की शादी में मुंबई पहुंची थी और उसी दौरान वो मातुश्री में जाकर के उद्धव ठाकरे परिवार से मिली और उसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये दावा कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि उद्धव ठाकरे की भी मंशा कुछ इसी तरह की है। इंडी गठबंधन का हर नेता इस बात को बताने में लगा है, एक नैरेटिव सेट करने में लगा है कि मोदी सरकार कमजोर है और कभी भी गिर सकती है। जब गिरने का कोई चांस नहीं है तो अफवाह उड़ाएंगे। कभी कहेंगे नीतीश कुमार तो कभी भी पलट सकते हैं, नीतीश कुमार छोड़ के जा सकते हैं, टीडीपी छोड़ सकती है। ये भी नहीं सोच रहे कि जब तुम छोड़ने की बात कर रहे हो तो ये भी तो हो सकता है जो इंडी गठबंधन के साथ लोग हैं, भाई उनमें से कुछ लोग आ सकते हैं, उनमें से कुछ दल बीजेपी के साथ आ सकता है या एनडीए के साथ आ सकता है। ये क्यों नहीं हो सकता? अगर आप कोशिश करोगे कि मोदी सरकार गिर जाए, हम मोदी सरकार में शामिल जो गठबंधन है, जो दल हैं, उनको तोड़ लेंगे, तो आपके पास क्या है तोड़ने के लालच के लिए? आप कहेंगे साहब आपको हम पीएम बना देंगे। नीतीश कुमार को ऐसे लालच दिए गए हैं कि हम आपको प्रधानमंत्री बना देते हैं। आप सोच रहे हैं कि हम टीडीपी के लिए भी कुछ इस तरह की बातें करेंगे। चंद्रबाबू नायडू के लिए कह रहे थे हम जो है उनको डिप्टी स्पीकर बना दो जी। जो लालच इंडी गठबंधन के नेता ममता बनर्जी या लालू प्रसाद यादव के दिमाग में है कि हम एनडीए को तोड़ देंगे, भाई सत्ता में इस समय मोदी जी हैं, तो क्या वो मोदी जी इंडी गठबंधन के नेताओं के साथ नहीं कर सकते? ममता बनर्जी कहती है कि जो सेंटर है उसमें जो लोग जा रहे हैं वो केवल इस वजह से जा रहे हैं कि वो सीबीआई और ईडी से डरे हुए हैं। जो नेता ईडी और सीबीआई से डर जाता है वो बीजेपी में चला जाता है। ममता बनर्जी सरेआम बोल रही हैं कि वो जो ईडी सीबीआई से डर कर जा रहे हैं उनको मैं कहना चाहती हूं कोई इस तरह से ना जाए। और वो अगला कुछ कहना चाह रही थी लेकिन रुक गई। तो क्या ममता बनर्जी का ये कहना है कि एनडीए का जो गठबंधन है उसमें जितने भी घटक दल हैं वो सब के सब आरोपी हैं कहीं ना कहीं केस में? सीबीआई के केस चल रहे हैं, कहीं भ्रष्टाचार का केस चल रहा है। तो ममता बनर्जी एनडीए में शामिल जो दल हैं उनका अपमान कर रही है ये कह करके। अगर ममता बनर्जी ये कहती है कि सीबीआई ईडी का, ये तो पुराना रट्टा हो गया। जितने इंडी गठबंधन के नेता हैं उनके मुंह पे सीबीआई और ईडी ऐसा रटा हुआ है कि पूरा चुनाव निकल गया। यही बोलते रहे वो, मोदी इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, मोदी दुरुपयोग कर रहे हैं। भाई मोदी जी अगर दुरुपयोग कर रहे हैं तो इंडी गठबंधन में जो 28 दल हैं वो क्यों बचे हुए हैं? ममता बनर्जी अभी तक जेल से बाहर क्यों हैं? उद्धव ठाकरे के ऊपर भी सवाल उठे थे, वो जेल के बाहर क्यों हैं? लालू प्रसाद यादव की जमानत पर हैं, वो जमानत क्यों नहीं कैंसिल कराई? भाई अगर ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके मोदी जी, वो जो ममता बनर्जी से पूछा गया कि इमरजेंसी का आप क्या कहेंगी कि इमरजेंसी डे घोषित किया गया है जिस दिन आप इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था,
वो कहती हैं साहब उसका मैं पक्ष नहीं ले रही हूँ, लेकिन वो मोदी जी को कहते हैं कि मोदी ने तो आपातकाल 5 साल 10 साल लगा के रखा, जब चाहे इमरजेंसी है किसी को भी FIR कर देते हैं। तो भाई आप अगर मोदी जी को ये मान रहे हैं कि इंदिरा गांधी की तरह ही वो भी इस तरह से डराने का काम कर रहे हैं, तब आप एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं। असली बात यह है कि ये जो विपक्षी पार्टियां हैं ये मोदी के विरुद्ध, इस देश की सरकार के विरुद्ध, चुनी हुई सरकार के विरुद्ध एक नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं, और कहीं से इनको ये टूल किट की तरह ये शब्द बोलने के लिए दिए गए हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि एक ही भाषा, एक ही तरह की बातें, आप बात करिए अपने राज्य की, आप बात करिए अपने भविष्य की, आप केंद्र सरकार गिर जाएगी, कमजोर है, ये इस कहने से क्या होगा? गिरा दो ना, गिर जाएगी, कमजोर सरकार है, ऐसा कहने का मतलब क्या है? असली मतलब यह है कि असल में ऐसा कह कहकर ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं, और जो दुनिया में के इन्वेस्टर भारत में आना चाहते हैं, मोदी सरकार का अपना एक तरीका है कि भारत आज 5वीं विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक स्थिति पर पहुंचा है, अर्थव्यवस्था, हम 5वीं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। मोदी जी ने लक्ष्य रखा है कि अगले 5 साल में हम ये भारत की अर्थव्यवस्था को नंबर 3 पर ले जाएंगे। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए भारत में इन्वेस्ट बड़ा जरूरी है, क्योंकि एसेट्स आपके तभी बढ़ते हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां वो भारत में इन्वेस्ट करें, दुनिया के बड़े बड़े देश वो भारत में आएं और अपने प्रोजेक्ट लगाएं। इन्वेस्ट करेंगे तो एसेट्स बढ़ेंगे, भारत में पैसा आएगा, और इसी से अर्थव्यवस्था ऊपर जाती है। मोदी जी का ये जो विजन है इसको वो लेकर चल रहे हैं, लेकिन विपक्ष को ये अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आज जब देशवासी कहीं भी, और मोदी जी या कोई बंदा भारत का खड़ा होकर कहता है कि देखिए आज भारत की ताकत देखिए, कि जहां मनमोहन के कार्यकाल में भारत विश्व की अर्थव्यवस्था में 11वें नंबर पर था, आज हम 5वें नंबर पर हैं। जब गर्व से कोई ऐसे कहता है तो इंडी गठबंधन के जो नेता हैं इनकी छाती पे सांप चलता है। इनको लगता है मोदी ने ऐसा कैसे कर दिया, ये तो एक चाय बेचने वाला था, हम तो इतनी बेइज्जती करते थे इसकी, इसे क्या पता। मनमोहन सिंह बड़े अर्थशास्त्री, कांग्रेस में एक से एक धुरंधर, ज्ञाता, विद्वान, और ये बीजेपी वाले कहां से आ गए? आरएसएस वाले। ये आरएसएस जिसको राहुल गांधी लगातार कुचलने की कोशिश करता रहा, जिसको इमरजेंसी लगाकर इंदिरा गांधी ने कुचलने की कोशिश की, आज वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक गृह मंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। अब वो आगे देश को ले जा रहे हैं, और ऐसा कर दिया कि जैसा देश की आजादी के बाद कभी नहीं हुआ। देश ने एक इतिहास रच दिया, इतना डेवलपमेंट कभी नहीं हुआ जितना 10 साल में मोदी जी ने करके दिखाया। तो ये आरएसएस को, और आरएसएस के जो स्वयंसेवक हैं उनको ये बताने में, बदनाम करने में लगे थे पूरी दुनिया में कि देखो ये तो कट्टर हिंदूवादी लोग हैं, ये तो दंगा कराते हैं। राहुल गांधी ने तो संसद में बोल दिया, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो दंगा कराते हैं, वो झूठ फैलाते हैं, वो नफरत फैलाते हैं। ये एक नैरेटिव चलाना चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक जो हिंदूवादी है, जो सनातनी है, जो राष्ट्रभक्त है, ये बीजेपी वाले तो कुछ नहीं कर सकते, ना इनको नॉलेज है, ना ये देश कंट्रोल कर सकते, ना ये देश की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कर सकते। लेकिन ये जो नैरेटिव चलाना चाहते थे वो नैरेटिव मोदी ने फेल कर दिया, और इसीलिए इन सबको दिक्कत है कि अब करें तो करें क्या। मोदी तो तीसरी बार पीएम बन गए, मोदी तो अब देश को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक विजन रख चुके। तो इनको लगता है मोदी को बदनाम करो, मोदी सरकार पे प्रहार करो, और अगर मोदी सरकार पे प्रहार करेंगे, मोदी को बदनाम करेंगे ये कह कहकर कि भाई ये तो सरकार गिरने वाली है, तो इनको लगता है कि दुनिया में जब हम ये बताएंगे कि मोदी सरकार का कोई भरोसा नहीं है कब गिर जाए, तो जो इन्वेस्टर है वो रुक जाएंगे। वो सोचेंगे यार सरकार स्थिर नहीं है तो समझौता मोदी से कैसे करें, अगली सरकार पता नहीं कौन आए वो समझौता कैंसिल ना कर दे। ऐसा होता है असमंजस, ये असमंजस पैदा करके देश की तरक्की को रोकना चाहते हैं। इसके अलावा मोदी सरकार को कोई खतरा नहीं है, चाहे ममता बनर्जी बोल रही हो, चाहे लालू प्रसाद यादव बोल रहा हो, चाहे राहुल गांधी बोले, मोदी सरकार पूरे 5 साल चलेगी। और आपको बता दूं कि अभी मैं पहले से कहता आया हूं और फिर से दोहरा देता हूं, मोदी सरकार की स्ट्रेंथ अभी कुछ दिन आप देखें और बढ़ने वाली है। इसके अंदर कुछ इंडी गठबंधन के घटक दल और जो इंडी गठबंधन का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं वो
वो अब यहां एनडीए का हिस्सा बनकर इस संख्या को बढ़ाने वाले हैं, जो अभी 292 संख्या है, ये 300 पार करती हुई आपको दिखाई देगी। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।